सो हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा, जो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब है आपका पेपर का अगर पैटर्न ये है कि 10 क्वेश्चंस 4 मार्क के होंगे, बाकी 4 जो क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्क के होंगे, तो वो 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो 40 मार्क वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि उसमें आप पेपर में 2 पेज भी लिख दोगे तो ईजिली आपको नंबर 4 में से 3 नंबर तो मिल जाते हैं। और 15 वाले में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो ये शॉर्ट आंसर टाइप इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको इनमें पूरे अच्छे से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ मैंने जो प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते क्वेश्चन वो भी डाल दिए हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस? जो आप बुक पढ़ रहे हो पब्लिक फाइनेंस, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, मीन क्या है? तो आंसर है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। किसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर से? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट जो भी इनकम करती है अर्न, और जो भी खर्चे करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उन सभी का जो हिसाब है, उन सभी की जो रिलेशन है, वो पब्लिक फाइनेंस है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस जो है वो रिलेटेड किससे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इनकम क्या होती है गवर्नमेंट की, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये एक और है पॉइंट, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में डील करता है। ठीक है, ऑफ द स्टेट एंड म्यूचुअल रिलेशन एज ऑल्सो विद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक डेप्थ, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल पॉलिसी। ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक फाइनेंस क्या करता है? इंक्लूड करता है। कौन कौन सी चीज़ें? पब्लिक डेप्थ, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिस्कल पॉलिसी। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। अगर क्वेश्चन ये ऐसा आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, प्लस आपको ये चार्ट भी बना देना है। ये ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस के क्या क्या ब्रांचेस हैं? ठीक है, सबसे पहला है हमारा पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? जो गवर्नमेंट है उसको कुछ तो रेवेन्यू होती है हर साल। ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? जो टैक्स है। अगर आपका टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? तो टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स है। तो पब्लिक रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट का टैक्स। दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने पैसे कहाँ खर्च करती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? तो फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सपोज कोई रोड बनवा रही है गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक के लिए बनवा रही है, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है। थर्ड इज़ पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज आपका पब्लिक रेवेन्यू कम आया और पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको ज़्यादा करना है इस साल। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है ना इन दोनों के बीच में, वो पब्लिक डेप्थ होता है। आपको कुछ पैसा, गवर्नमेंट को कुछ पैसा जो है वो कहाँ से लेना पड़ता है? बोरोइंग करनी पड़ती है फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से। जैसे आरबीआई हो गया, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब से। अगर बाई चांस कुछ कम पड़ रहा है एक्सपेंडिचर, अगर आपका ज़्यादा होगा इस साल का, तो आपको कहाँ से पे जो बोरोइंग्स करनी है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से। फिर आ गया हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या कहता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, भाई देखो, इतना बड़ा लेवल पर गवर्नमेंट अगर काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसका एक मैनेजमेंट होगा, उसमें बजट मेकिंग होता है, उसमें पब्लिकेशन होती है, देन ऑडिटिंग होती है, ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती रहती हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी लेवल पर एक एक्सपेंडिचर होगा, करोड़ों में एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बजट बनाते हैं वो खुद से कि भाई इतना लगना चाहिए। वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको फिस्कल एंड टैरिफ पॉलिसी इंक्लूड होती हैं, और गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम को। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांचेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस में आती हैं। पहली है हमारी पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेब्ट, चौथा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इसको ऐसे ही लिखना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस है? तो पहला मैं आपको छोटा सा मीनिंग बताऊं पब्लिक गुड्स का। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, सभी के लिए होते हैं। अब प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल प्राइवेटली खुद के लिए, खुद अपनी वांट से जाता है और परचेज कर लेता है, और वो सिर्फ उसी के लिए होता है। अगर वो उतने पैसे देता है तो उसको मिल जाता है वो। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लो, कार है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपको अगर कार लेनी है तो आप लो, आप यूज़ करो, वो सबके लिए नहीं है। और सपोज़ गवर्नमेंट ने अगर कोई
फैसिलिटी दे रखी है, जैसे कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल दे रखा है, तो वो सभी के लिए इक्वल ही है इस तरीके से। प्राइवेट गुड्स की बात करें, प्राइवेट गुड्स refers to any goods which are meant for consumption of a particular individual or group of individual and other person are restricted from using it। ठीक है, प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कार। अब कार जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बनी, भाई मुझे अगर पसंद है वो गाड़ी तो मैं ले लूँगा, मैं घर ले आऊँगा, उसे और कोई यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं दैट विच आर अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटीज़। ठीक है, मेंबर ऑफ सोसाइटी। जैसे हाईवे होते हैं, हाईवे पे क्या होता है, बहुत सारे लोग चलते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता किसी को चलने से। ठीक है, तो हाईवे हो गया, रोड हो गई, या ट्रेन हो गई, रेलवे, ये सारी चीज़ें दे आर रिविलियस इन नेचर, प्रोवाइडेड सेटिस्फेक्शन टू ओनली वन पर्सन एंड रिस्ट्रिक्ट सेटिस्फेक्शन टू द अदर पर्सन। तो ये क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, रिविलियस होता है। ठीक है, दे आर नॉन rivalrous in nature. One person can increase his satisfaction from goods without reducing satisfaction of other person from the good। ठीक है, तो यहाँ पर कोई राइवल नहीं चलता है, जस्ट यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है कंजम्पशन, और दूसरे को उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दे आर एक्सक्लूडेबल, अदर पर्सनस आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द गुड्स। ठीक है, अब मेरी गाड़ी को मैं ही यूज़ करूँगा, कोई और यूज़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट एक्सक्लूडेबल, नो पर्सन कैन बी एक्सक्लूड स्टॉप्ड फ्रॉम यूजिंग द गुड्स। अब रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे आप आए हो, आपको कोई मना थोड़ी ना कर सकता है कि भाई क्यों आए हो, रेलवे स्टेशन है ये तो। ठीक है, कोई, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है भाई, कोई भी आ सकता है। They are generally provided by private sector as it is profitable to them to sell it and collect fees। ठीक है, तो जो आपके प्राइवेट गुड्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है, उन्हें चार्ज करने होते हैं फीस। और ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं दे आर जनरली नॉट प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, सो दे आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन बजट। पब्लिक प्रोविजन इज मेड फॉर द सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पब्लिक गुड्स को अपना लाती है। ठीक है, पब्लिक गुड्स को बनाती है, अरेंज करती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस्ड बजट। अब ये बैलेंस्ड बजट क्या है, इसका भी मैं एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ आपको। बैलेंस बजट का मतलब आप क्या समझ रहे हो, बैलेंस है। बजट किस चीज़ से बनता है भाई, बजट जो होता है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इन दोनों से ही तो बनता है। भाई आपने कितना कमाया और आपको कितना खर्चा है इस साल। ठीक है, इसको जब आप निकालोगे तो वो बजट होता है एक्चुअल में, कि हाँ हमने इतना बजट बना रखा है। लेकिन बैलेंस बजट का मतलब ये होता है कि आपका जो बजट है उसमें रेवेन्यू, जो आपने कमाई इस साल, जो आपने प्रीवियस ईयर में जो आपको टैक्सेस मिले हैं, और जो आपका खर्चा आ रहा है, उसमें जो इक्वल है, दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों आर इक्वल, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस बजट। ठीक है, द बैलेंस बजट इज अ बजट इन विच रेवेन्यू आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर सच देयर इज नो बजट डेफिसिट और सरप्लस। डेफिसिट और सरप्लस का मतलब ये है कि डेफिसिट का मतलब अगर आपका रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और आपने बोरो किया कहीं से, तो वो डेफिसिट होता है। और सरप्लस का मतलब है कि अगर आपने रेवेन्यू ज़्यादा कमाया, एक्सपेंडिचर कम किया, ठीक है, खर्चा कम किया, रेवेन्यू ज़्यादा कमा लिया, ठीक है, तो वो सरप्लस आता है। ठीक है, और बैलेंस बजट का मतलब ये है कि रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर है तो ये होगा। तो इसका आंसर आप पहले छोटा सा डेफिनेशन दे करके लिखो, उसके बाद आप इसके मेन कंपोनेंट लिखो। तो मेन कंपोनेंट क्या होंगे इसके, भाई रेवेन्यू होगा और हमारा एक्सपेंस होगा, ये दो ही मेन कंपोनेंट होंगे। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इन सभी से आता है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं, हमारे स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर, पेंशन, सब्सिडरीज। भाई अगर हमारे खर्चा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, डेवलप करती है, मेंटेन करती है, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जब बनते हैं, तो वो सारे ही तो होते हैं खर्चे। और इसमें एक छोटा सा ग्राफ भी है जो आपको बैलेंस बजट दिखाएगा। देखो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, और ये हमारी इनकम है, और यहाँ से जो बीच में जो जा रहा है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है इधर से। तो ये जब इस पॉइंट पर मिलेगा, इस बीच वाले पॉइंट पर मिलेगा, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिल्कुल है कांस्टेंट रेट पर चल रहा है। ठीक है, जब ये बीच वाले पॉइंट पर मिलेगा तो ये बैलेंस्ड बजट जो आ जाएगा। बैलेंस बजट क्या होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू दोनों ही एक बराबर में आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, पहले जीरो से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ बढ़ के ये यहाँ तक पहुँचा, टैक्सेस कलेक्ट हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो भाई कम नहीं होगा, वो तो हर साल इतना ही रहेगा। ठीक है, एक नॉर्मल रेट पे ही चलता रहेगा।
और जो बैलेंस बजट है वो कब आएगा, जब आपका सरप्लस इक्वल्स टू, जब आपका रिवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रिवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो गया, इस वजह से बैलेंस बजट आ गया। इस डायग्राम को बना के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रिवेन्यू। ठीक है, पब्लिक रिवेन्यू मैंने पढ़ाया था, पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम होती है गवर्नमेंट को। तो इसमें पूछा है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, क्या क्या मेन सोर्सेज होंगे। तो सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हमारा टैक्स रेवेन्यू और हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दो कैटेगरीज में जो है आपका पार्ट में ये डिवाइड है। सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू, सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू क्या है, पब्लिक रेवेन्यू आपका ये थोड़ा सा आप एक डायग्राम भी बना के आ सकते हो। पहले आप लिखो सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, उसमें दो पार्ट लिख दो, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके आप इससे अच्छे से बना सकते हो। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, देखो पब्लिक रेवेन्यू आ गया हमारा, एक तो हमारा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में क्या होगा, इसमें टैक्सेस होंगे। कौन से टैक्सेस, टैक्सेस आपने सुने होंगे, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये होता है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स से पैसा मिला है तो डायरेक्ट टैक्स से मिला है और इनडायरेक्ट टैक्स से मिला है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होते हैं जो कि आपको बिना टैक्स भरे जो गवर्नमेंट को मिलते हैं, जैसे कि फ़ीस हो गई, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है उसकी फ़ीस, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहा है उसकी फ़ीस, कोई भी आपने फॉर्म भरा है एसएससी का, यूपीएससी का, उसकी जो आप फ़ीस पे करते हो वो फ़ीस गवर्नमेंट के पास जाती है। फ़ाइन एंड पेनल्टी, भाई आजकल चालान इतने महंगे हो गए, वो चालान सारे कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ग्रांट मिल गया कहीं से, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया, भाई गवर्नमेंट ने कहीं प्राइवेट में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा, उसका इंटरेस्ट मिला। ठीक है, या जैसे कि गवर्नमेंट बैंक से लोग लोन भी लेते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रॉफिट हो गया कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें प्रॉफिट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो आपका लिखना क्या क्या है, ये आंसर लिखना है पूरा। ठीक है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू पूछा है खाली, तो आपको ये दो मेन सोर्सेज हैं। अब इनको आप एक्सप्लेन इस तरीके से भी कर सकते हो और पॉइंट बना करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करने, व्हाट डू यू मीन बाई फेडरल फाइनेंस। ये फेडरल फाइनेंस क्या है। ठीक है, तो फेडरल फाइनेंस का मतलब क्लियर ये समझो कि देखो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब कुछ भी चीज़ को फाइनेंस करना, कुछ भी चीज़ को पैसों से रिलेटेड टर्म है ये। सोर्स ऑफ रेवेन्यू को आपका जो गवर्नमेंट में जितनी भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करना। फेडरल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप इंडिविजुअली ना करके एग्रीगेट में करो, सब सब मिल करके करो और सबको काम बांट बांट करके करो। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, फाइनेंस मैनेज कर रही है अपना पब्लिक फाइनेंस, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। ठीक है, तो ये जब दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इफेक्टिवली अपनी डिस्चार्ज करेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव फंक्शंस को, तो उसी को हम कहते हैं फेडरल फाइनेंस। ठीक है, फेडरल फाइनेंस का मतलब सिंपल सा यही है कि जो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने की जो ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई है, बांट दिया गया है काम कि आप भी अपना टैक्सेस कंट्रोल करो, टैक्स देखो कहाँ पर आपको ज़्यादा मिल सकता है, ये सारी चीज़ें तो वो फेडरल फाइनेंसिंग के अंदर है। क्लियर कट डिवीजन हो गया है इज मेड रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटीज़। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं उनमें क्लियर कट एक डिवीज़न हो गया है जो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को रेवेन्यू के। ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, लोगों के पास से आ रहा है, लोग टैक्स भर रहे हैं, तो उस पर एक लगाम लगाने के लिए स्टेट को भी ये चीज़ दे दी गई है कि भाई आप देखो कौन टैक्स नहीं पे कर रहा है उसको पकड़ो, टैक्स का इवेशन कौन कर रहा है, किस गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, कौन है जो टैक्स चोरी कर ले रहा है, ये सारी चीज़ें। लास्ट अब सिक्स क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स से आप याद रखो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे आप सैलरी पे करते हो, सैलरी पे टैक्स पे करते हो, जैसे सेम वही टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ए प्रोग्रेसिव टैक्स इन्वॉल्व्स अ टैक्स रेट दैट इंक्रीजेज और प्रोग्रेसेस, प्रोग्रेस मतलब बढ़ता रहता है, एज टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, जब इनकम इंक्रीज होगी तो रेट इंक्रीज होगा, बस ये याद रखो, जब जब इनकम इंक्रीज होगी तो रेट इंक्रीज होगा। इट इम्प्लाइज अ लोअर टैक्स रेट ऑन लो इनकम अर्न एंड हायर टैक्स रेट ऑन दोज विद अ हायर इनकम। लो रेट कब होगा, जब लो इनकम होगी, हायर रेट कब होगा, जब हायर इनकम होगी, तो वो होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करता रहना, रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है ना प्रोग्रेस कार्ड, तो उसमें क्या होता है कि आगे बढ़ते रहो, वो वाली चीज़ होती है। तो सेम ये इसमें भी यही है कि जब आपकी इनकम कम होती है तो रेट भी कम लगता है टैक्स, और जब आपका इनकम ज़्यादा होता है तो रेट भी ज़्यादा लगता है। दिस इज़ यूजुअली अचीव्ड बाई क्रिएटिंग टैक्स ब्रैकेट्स दैट ग्रुप टैक्स पेयर बाई इनकम रेंजेस। तो इसमें जो है ब्रैकेट्स
बना दिए जाते हैं इनकम टैक्स के, जैसे कि 1 लाख से 5 लाख वालों के लिए 5%, इस तरीके से। तो जैसे हमारे इंडिया में भी हमारे जो अभी हम टैक्स पे करते हैं उस पर भी ये सिस्टम चल रहा है कि 0 से 50,000, सपोज मैंने एग्जांपल लिया, 0 से 50,000 वाले इनकम वाले 10% टैक्स पे करेंगे। फिर 50,000 1 रुपीज़ से लेकर के 1 लाख रुपये तक 20,000 पे करेंगे। फिर उसके आगे वाले से लेकर के यहाँ तक आपके 25,000 पे करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्रीजिंग रेट विद इंक्रीजिंग इनकम, ठीक है। जैसे ही आपकी जैसे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर रही है, वैसे ही हमारा रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके ऊपर एक छोटा सा डायग्राम है, जैसे देखो यहाँ पे आप टैक्स लिख देना, टैक्स बेस, यहाँ पे लिख देना टैक्स का रेट। टैक्स का रेट इंक्रीज होगा एट द रेट ऑफ टैक्स बेस। पर 5 लाख की इनकम था, 10% हमारा टैक्स लग रहा था। 10 लाख की इनकम पे हमारा 20% टैक्स लग रहा है। 15 लाख की इनकम पे 25 का टैक्स लग रहा है। 20 की इनकम पे 30 का टैक्स लग रहा है, ठीक है। 20 लाख की इनकम हो गई है तो 30 का टैक्स लग रहा है, 30% का। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स याद हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वैट, ठीक है। गिव्स गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है जब कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसने पूरा बना लिया अपना प्रोडक्ट, उसकी सीपी सपोज 100 आई है, उसने होलसेलर को अगर 120 में बेच दिया तो उसका वैट कितना हुआ, वैल्यू एडेड 20 रुपीज़। सेम वही चीज़ होलसेलर भी करेगा। होलसेलर ने 120 रुपये में वो चीज़ खरीदी है तो उसका सीपी 120 हो गया। उसने उस चीज़ को कितने में बेच दिया, रिटेलर को कितने में बेचेगा भाई, ज़्यादा में बेचेगा। तो 125 में अगर बेच रहा है तो 5 रुपये का जो वो मुनाफा ले रहा है वो वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। और यही सेम चीज़ रिटेलर करेगा कस्टमर के साथ, कस्टमर को वो 2 रुपये एक्स्ट्रा पे देगा तो वो 2 रुपये जो है वो वैल्यू एडेड हो जाएगा। अब हम मेरिट एंड डीमेरिट कर देते हैं। तो अब हम मेरिट एंड डीमेरिट करते हैं। एज कम्पेयर टू अदर टैक्सेस देयर इज लेस चांसेस ऑफ टैक्स इवेशन। इसमें लेस चांसेस होते हैं टैक्स इवेशन के, पहला मेरिट, ठीक है। दूसरा, वैट इज सिंपल टू एडमिनिस्टर एज कम्पेयर टू अदर इनकम टैक्स। ये तो बहुत सिंपल होता है एडमिनिस्टर करने के लिए। सीपी निकालो, अगर सेलिंग प्राइस इतनी है तो सीपी इतनी है, माइनस करके टैक्स आ जाएगा। वैट इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडेड नॉट ऑन टोटल प्राइस। टोटल प्राइस पे नहीं लगता ये वैल्यू एडेड पे लगता है। So price does not increase as a result of VAT. There is mass participation of tax pay. तो इसमें भाई बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसके अंडर में जो टैक्स पे करते हैं, क्योंकि सब ये मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो सभी भाई सीपी पर वर्क करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, उस पर कुछ आप टैक्स देते हो ना। तो इस पर बहुत सारे लोग टैक्स पेयर बनकर के आ जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होते हैं। डीमेरिट्स ऑफ वैट। डीमेरिट्स ऑफ वैट क्या कहता है कि वैट इज कम कॉस्टली। वैट जो है वो कॉस्टली है टू इम्प्लीमेंट एज इट इज़ बेस्ड ऑन फुली बिलिंग सिस्टम। ये फुल बेस्ड किस पे, बिलिंग सिस्टम पर है, सो ये कॉस्टली भी है। वैट इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंड करने के लिए। द कैलकुलेशन ऑफ वैट एडेड इन एवरी स्टेज इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। हर स्टेज पर भाई हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वैट, तो ये ईजी टास्क नहीं है। थर्ड है हमारा, टू इम्प्लीमेंट द वैट सक्सेसफुली कस्टमर्स नीड टू बी कॉन्शियस, अदरवाइज टैक्स एवेशन विल बी वाइड स्प्रेड, ठीक है। तो जब आप वैट को लगा रहे हो तो कस्टमर्स को भी कॉन्शियस रहना पड़ता है, नहीं तो टैक्स एवेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। The difference between total revenue and total expenditure of the government is termed as fiscal deficit. It is an indication of the total borrowings need by the government. ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि फिस्कल जो आपका डेफिसिट क्या होगा जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, रिसिप्ट उसका कम होगा, तो जो माइनस में चीज़ें आएंगी, जो पैसा ज़्यादा लग गया वो गवर्नमेंट कहीं से बोरो करती है, लेकिन वो बोरोइंग ही तो फिस्कल डेफिसिट दिखाता है। वो बोरोइंग क्या दिखाता है कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो अभी जो चल रहा है ट्रांजेक्शन्स, वो डेफिसिट में चल रहा है, आपको बोरो करना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। तो इसमें लिखा है इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग्स नीड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि कितनी बोरोइंग्स की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। आप यहाँ पे छोटा सा एक ये आप बना करके दिखा सकते हो चार्ट सा। ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा होंगे, उसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट आपको कितना हुआ है, तो आपका निकलेगा फिजिकल डेफिसिट। अब यहाँ पर अ डेफिसिट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आइदर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और रेजिंग मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट बाय इशूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स। ये भी मैंने आपको बताया कि जो डेफिसिट है उसको भरने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो या तो सेंट्रल बैंक से लेगी, जैसे आरबीआई से लेगी, या वो रेज करेगी फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, लोगों से पैसा, लोगों से या बॉन्ड इशू कर देगी, ट्रेजरी बिल्स इशू कर देगी, उससे पैसा आएगा उसके पास, ठीक है।
उसके बाद आएगा हमारा 9th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट टैक्स में क्या होती है? इट इज़ लीव्ड ऑन इनकम एंड एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। ठीक है, जो भी आपने इनकम कमाया ये उस पर लीव होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है? इट इज़ लीव्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी आपने प्रोडक्शन करा है उस प्रोडक्ट एंड सर्विस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं। इट इज़ पेड डायरेक्टली बाय पर्सन कंसर्न। ये आपको डायरेक्टली पे करना होता है। जैसे कि मैंने अगर 20,000 अर्न किया तो उस 20,000 पे मैं इनकम टैक्स पे कर दूंगा डायरेक्टली। इट इज़ पेड, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इट इज़ पेड बाय वन पर्सन बट ही रिकवर्स द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन हु इज एक्चुअली बियर द टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, इसमें टैक्स पेयर कोई भी हो सकता है। और जैसे गुड्स एंड सर्विस, जैसे मैंने कोई गुड्स खरीदा तो मैं पे कर दूंगा, वही गुड्स किसी और ने खरीदा तो वो पे करेगा, सेम ऐसी चीज़ चलती है। ठीक है, इट इज़ पेड आफ्टर द इनकम रीचेज इन द हैंड ऑफ द टैक्स पेयर। तो ये जब पे करते हैं, जब इनकम जो है वो हमारे हाथ में आ जाती है, तब हम इनकम का 10% 5% पे करते हैं। इट इज़ पेड बिफोर गुड्स एंड सर्विसेज रीचेज द टैक्स पेयर। ये जब ही पे कर दिया जाता है जब गुड्स एंड सर्विसेज हमारे तक पहुँचे। जैसे आप कोई भी बिस्किट का पैकेट लो, कुछ भी लो, तो उसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, उसमें जीएसटी लिखा रहता है, टैक्स लिखा रहता है कितना, 5% 2%। ठीक है, तो वो पहले ही पे हो गया है। हमने 5 रुपये का ख़रीदा तो 5 रुपये में इंक्लूड हमने बाद में उस चीज़ का फिर सेटलमेंट कर दिया, वो पहले ही वहाँ पर गवर्नमेंट के पास पहुँच चुका है। ठीक है, टैक्स कलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट है भाई? कोई इनकम कमाता जा रहा है और वो अगर टैक्स नहीं पे कर रहा है तो भाई ईडी वाले छापा मारेंगे, इनकम टैक्स वाले मारेंगे, फिर उसको ढूंढेंगे, फिर उससे बात करेंगे क्यों नहीं कर रही ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी हैं इसमें। ठीक है, कोई छुपा सकता है, टैक्स को चोरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वहाँ पर क्या है, जो टैक्स कलेक्शन है वो रिलेटिवली ईजियर है। टैक्स कलेक्शन जो है वो क्या है, रिलेटिवली ईजियर। क्यों ईजी है? क्योंकि आपने कोई भी गुड खरीदा, आपने उसके पैसे दे दिए, अब आप उसमें से एमआरपी से कम थोड़ी ना दोगे, सेम वही अमाउंट दे दिया, वो टैक्स बन करके गवर्नमेंट के पास चला गया। एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ईटीसी। और इसका एग्जाम्पल जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें। 10th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डेप्थ। ठीक है, जो आप पब्लिक डेप्थ लोगे, पब्लिक डेप्थ का मतलब क्या है? जो आप बोरोइंग्स करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट जो आप बोरोइंग करेगी, तो वो गवर्नमेंट बोरोइंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या क्या ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कवर टेम्परेरी बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट पता ही है, एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो हमारे इनकम से तो बजट डेफिसिट हो जाता है। जब वो डेफिसिट में चल रहा है तो उसको भाई कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए, टू कवर टेम्परेरी बजट डेफिसिट, ठीक है, बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए हमने क्या किया, लोन ले लिया, जिससे सेटल हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें सही हो गई। टू मीट वॉज फर्स्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई भी, टू मीट वॉज टाइम एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई लोन लिया था, उसका आपको पे करना है, लास्ट ईयर चल रहा है और आप सपोज डेफिसिट में आ गए, तो उसका क्या होगा, आप और बोरोइंग करके उस लोन को रिपे कर सकते हो। ठीक है, लोन ले करके लोन को रिपे करना, उसको यूँ कहते हैं टाइम एक्सपेंडिचर को पे करना। टू क्योर डिप्रेशन टेंडेंसी, जो डिप्रेशन टेंडेंसी का मतलब ये है भाई, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सोचेगी ना बहुत ज़्यादा कि यार कहाँ से पैसा आएगा, क्या कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम भी तो ये सोचेंगे भाई कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे। तो वो गवर्नमेंट भी ये चीज़ सोचेगी। तो डिप्रेशन टेंडेंसी से बचने के लिए आपको पब्लिक डेप्थ लेना पड़ता है। टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और बीच में डेफिसिट आ गया, बीच में आपके पास पैसे खत्म हो गए गवर्नमेंट के पास, तो उस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए, या कोई भी प्रोजेक्ट है बहुत सालों से रुका पड़ा है कि उसके लिए अभी कोई सोर्स नहीं है कि कहाँ से इसको पे करें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो कर लेगी एंड उसको बनवा देगी, बाद में वो चीज़ रीपे होगी। टू कर्व इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कर्व, महंगाई को जो है कर्व करने के लिए। टू फाइनेंस पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है उसको फाइनेंस करने के लिए, भाई पब्लिक एंटरप्राइजेज भी तो चल रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए भी तो कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। उन सारी चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए आपका हेल्प करता है। आई होप ये इस वीडियो में 10 के 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। पब्लिक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। मैंने जितना आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, ये सारा प्रेजेंटेशन आप अगर कॉपी में, अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिख के आ गए तो आपको 40 में से 35 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आए तो। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 4 से 5 तो आ ही जाएंगे इसमें से। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आपने इसमें इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीख ली। मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँगा। पूरी बुक मैंने कवर कर दी इसमें, 90% सिलेबस कवर हो गया, पब्लिक फाइनेंस ऑल ओवर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कवर हो गए। सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी पब्लिक फाइनेंस पढ़नी है।
और जिनको भी कुछ अभी नहीं अंदाजा है तो भी ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चले जाएंगे तो ईजिली वो लिख सकते हैं, उनके पास कंटेंट।